स्टाइल के टैग के अंदर, लिंक के टैग के अंदर स्टाइल शीट को अपनी लिंक कर देंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने CSS अलाइन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि हम किस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ से CSS को अपने कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं CSS की मदद से। तो आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है उसमें हम कम्बिनेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि कम्बिनेटर से हम डिफरेंट टाइप ऑफ कम्बिनेटर से किस तरह अपने चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास का लेक्चर पढ़ा कि क्लास से टारगेट कर सकते हैं CSS से, आईडी से कर सकते हैं, डायरेक्ट टैग के एलिमेंट के नाम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कम्बिनेटर्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें मिला के एक कम्बिनेटर टारगेट कर सकता है चीज़ों को, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपने क्लास आईडी और ये वाले टैग्स नहीं दिए तो आपके पास इधर आई टैग में आ रहे होंगे, तो आपने उसको चेक कर लेना है कि हम किसी भी चीज़ को टारगेट कैसे करते हैं CSS में जब हमने उसको स्टाइल्स देने होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले है डिसेंडेंट सेलेक्टर है, सिंपल सा, सबसे सिंपल यही है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि हमने अगर एक ही चीज़ एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को देनी है ना, एलिमेंट्स को, तो हम इसको सिंपली स्पेस से डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको फाइल को खोलें, हमारी फाइल खुल गई जिसमें हम कल काम कर रहे थे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे CSS लिखी हुई है। चले हम इसमें क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, और इसमें हम लिख देते हैं combinators.html। ठीक है, और इसके अंदर हम CSS जो है ना वो हेड वाली लिंक कर देंगे। चलिए, उसके बाद हम इस फाइल को बंद कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये दो फाइल होनी चाहिए। इसको अपना हम काम कर लेते हैं जल्दी से, और इसके अंदर हम स्टाइल के टैग के अंदर, लिंक के टैग के अंदर स्टाइल शीट को अपनी लिंक कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बॉडी में क्या करते हैं, एक डिफ का एलिमेंट लिख लेते हैं। एक हम P बना लेते हैं। ठीक है, और हम इस P को कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे एक हेडिंग भी लगा लेते हैं, और इस डिव के अंदर जो हमने पैराग्राफ लिखा था उसको हम ख़त्म करके P के अंदर पैराग्राफ लिख देते हैं, यानी कि डिव के अंदर हमारे पास P एक चाइल्ड होगा। ठीक है, ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपने पेज पे, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, हमने फ़ाइल चेंज की, तो हम कम्बिनेटर वाली फ़ाइल खोलेंगे अपनी। ठीक हो गया, और यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे, और हेड CSS के अंदर जो भी हमारे स्टाइल्स लगे हुए, चले इसके लिए ना हम स्टाइल शीट भी अलग से बनाते हैं। कम्बिनेटर्स और CSS की फ़ाइल हमने बना ली है, और यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि अब हमने इसमें काम करना है। ठीक हो गया, और इसमें हम ये एक स्टैरिक का टैग होता है, मोस्टली हम स्टाइल शीट चेक करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। जब हमने पूरी HTML की फ़ाइल को कोई चीज़ देनी हो ना, तो स्टैरिक यूज़ करके उसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो पूरे पेज पे लग जाएगी। ठीक है, तो हमें जस्ट चेक करने के लिए कि हमारी CSS लिंक्ड है कि नहीं। तो जैसे अब ये लिंक्ड नहीं है, वरना इसका कलर रेड हो जाना चाहिए था ना। हम चेक करते हैं कि हमारा क्या इसमें इशू है। ओके, तो हमारी जो फाइल है ना कम्बिनेटर वाली, वो हमने HTML के फोल्डर में बना ली है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से हम कट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास रिफ़्रेश करेंगे तो चलनी चाहिए। चलो यहाँ जाके हम देखते हैं कि हमारा मसला क्या हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ सही है। CSS के फोल्डर में देखते हैं, हमारी कम्बिनेटर की फाइल मिल गई है। ओके ओके, इसको हम देखते हैं फिर। अच्छा, यहाँ भी हमने नाम भी नहीं लिखा हुआ, ठीक हो गया। ओके, अब हम जाएंगे अपने पेज पे, रिफ़्रेश करेंगे और ये चल गई। तो ये हमारी ये फाइल इस वक्त लिंक्ड है, ये हमें यहाँ तक पता लग गया। अब हमने करना क्या है, हम ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास सिलेक्टर आ रहा है वो क्या है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, डिसेंडेंट सिलेक्टर में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे डिव लिखा हुआ है, ठीक है, अब हमारे पास डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड्स होंगे ना उसके, ये देखें जैसे इस डिव के अंदर क्या है, ये पी का टैग है, ठीक है। तो अब हमने अगर इसको क्लास दे के भी हम कर सकते हैं, इस पी को हम क्लास दे दें या आईडी दे दें, उसके बाद कोई काम कर लें। लेकिन अगर हमने ये नहीं देनी तो हम उसको डायरेक्टली भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो करना क्या है, हमने लिखना है डिव, उसके बाद देनी है स्पेस, और उसके अंदर जो भी हम टारगेट करना चाहते हैं ना, उस डिव के अंदर वाले जितने भी, यानी कि इस डिव के जितने भी चाइल्ड्स आपने टारगेट करने हैं। अगर आपने पी वाले चाइल्ड टारगेट करने हैं तो पी वाले कर लें, इसमें लिखें और इसका कर दें कलर रेड, ठीक है। तो ये कलर रेड हो गया, ठीक है। इसका कलर कर दें ब्लू तो इसका कलर ब्लू हो गया। यानी कि वो कह रहा है कि इस डिव के अंदर जितने भी पी एलिमेंट्स हैं ना, उसका कलर ये कर दो। यानी एक से ज़्यादा भी होंगे ना तो वो एक से ज़्यादा का भी कर देगा। अब आप देखेंगे पी के एलिमेंट्स तो बहुत सारे थे ना इस पेज में, यहाँ पे भी पी का एलिमेंट है, ये भी पी है, सारे के सारे पी एलिमेंट हैं। लेकिन उसने इनका ब्लू कलर क्यों नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने उसको ये कहा ही नहीं है। हमने कहा डिव के अंदर जो है ना पी के एलिमेंट्स सारे, उन सारों को आपने ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपने अगर इसको और भी कोई प्रॉपर्टीज देनी है, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। तो इसमें डिसेंडेंट सिलेक्टर जो होता है उसमें हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने इसको इस तरह करना है या आपने डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी है, आपने क्लास यूज़ करनी है, आईडी यूज़ करनी है। तो ये जस्ट मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में फिर हम देखेंगे कि हमने क्या चीज़ कब यूज़ करनी होती है। लेकिन सबसे बेटर जो यूज़ केस है ना, वो क्लास या आईडी से आपने करना है, ठीक है। अब इसको एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि अब मैं मेरे पास यहाँ दो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक हेडिंग लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब आप देखेंगे ना तो उस हेडिंग का कलर ब्लू नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसको टारगेट में सिर्फ पी दिया था। उसको हम H1 दे देंगे ना, तो जितने भी H1 होंगे ना इस डिव के अंदर, सिर्फ उनका कलर ब्लू हो जाएगा और फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ क्योंकि उसका ऑलरेडी होता है तो उसने उसको नहीं छेड़ा, और वो टेक्स्ट लाइन उसने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। तो इस तरह हम डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चाइल्ड सिलेक्टर, यानी कि डिव का जो चिल्ड्रन है ना डिव के, the child sector selects all elements that are children of a specified element. The following example selects all p elements that are children of a div element. अब हम कर इससे भी यही काम रहे थे, ठीक है, लेकिन डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज़ करते थे, ठीक है। उसमें हम क्या बता रहे थे कि डिव के अंदर जो पी एलिमेंट है ना, जितने भी पी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर दो, जो भी हम अपनी प्रॉपर्टीज उसको दे रहे थे, ठीक है। इसमें भी हम कर वही काम रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे से इस एंगल ब्रैकेट को यूज़ करते हुए, ठीक है। द फ्लोइंग एग्जाम्पल सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स डेट आर चिल्ड्रन ऑफ अ डिव एलिमेंट। अब अगर हम इसको कर दें डिव और ये एंगल ब्रैकेट लगाएं, पी लगा दें और हम इसका कलर कर दें रेड। अब जितने भी उसके पास पी हैं ना उसके चाइल्ड, उनका कलर क्या हो गया रेड हो गया। अब हमने किया क्या है, हमने उसको बताया जो डिव है उसके चाइल्ड्स, इसको हम चाइल्ड सेक्टर कहते हैं, उसमें जितने भी पी हैं उसके ये प्रॉपर्टीज़ सॉरी, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ लगा दो, ठीक है। और उसने वो लगा दी हैं। अब इसको करने का ये भी तरीका था, इसको करने का ये भी तरीका था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसमें से कौन सा सिलेक्टर यूज़ करना है। अब एक है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। इसमें क्या करता है वो, द एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफाइड एलिमेंट। यानी कि इस डिव के अंदर अगर 4 पी एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि पहला जो पी है ना उसको आपने कोई स्टाइल करना है, तो आपने सिर्फ इसको यूज़ करना है फिर। जैसे अब हमारे पास इस डिव के अंदर 2 पी हैं, ठीक है, यानी कि ये डिव है, ये एक पी
फिर उसके अंदर एक H1 है और उसके बाद एक P है, यानी पैराग्राफ। हम चाह रहे हैं जो सिर्फ यानी कि जो ऊपर वाले हमने स्टाइल यूज़ किया इसमें से सारे पैराग्राफ के ऊपर, यानी ये P को हमने रेड किया तो दोनों पैराग्राफ रेड हो गए, हमने नहीं करना। हम एक स्टाइल चाह रहे हैं करना जो हम सिर्फ पहले पी के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम क्लास भी दे सकते थे पहले पी को, लेकिन अभी हम इस कम्बिनेटर से करना चाह रहे हैं। हम करना चाह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है ना पहले पी का, वो क्या हो जाए, येलो हो जाए। ये हो गया। अब इसमें करना ये था, इसमें जो मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया, इस डिव का जो नेक्स्ट होगा ना सिबलिंग, क्योंकि ये सिबलिंग सिलेक्टेड है, ठीक है। हम पहले जो पढ़ रहे थे, हम जो पहले पढ़ रहे थे ना वो उस डिव के अंदर की बात हो रही थी। अब डिव से बाहर आ गए हम। डिव से बाहर जो भी पहला उसका सिबलिंग होगा ना, जो भी, उसको हमने डिफाइन कर देना यहाँ पे। मतलब अगर पी 3 4 हैं उसके, ये देखें, ये हमारे पास डिव है, उसके पास 2 चाइल्ड हैं या 3 चाइल्ड हैं, उसको हम उसकी बात नहीं कर रहे। इस डिव को जहाँ पे भी वो ख़त्म हो रहा है इसका ये चाइल्ड है, ठीक है, इस डिव का, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, सिबलिंग्स हुए। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ पिछले लेक्चर्स में। अब ये डिव का क्या है, सिबलिंग है ये पी। ये वाला पी भी उसका सिबलिंग है, ये वाला पी भी उसका सिबलिंग है, ये हेडिंग भी उसकी सिबलिंग ही है। पर हम चाह रहे हैं जो सिर्फ पहला, उस डिव के बाद जो सबसे पहला उसका जो सिबलिंग है ना, उसका जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, उसको येलो कर दो। तो उसने क्या किया है, यहाँ हमारी डिव ख़त्म हो रही थी, ठीक है। मैं डिव को बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी उसने कहा है कि यानी कि इस डिव के बाद जो पहला उसका सिबलिंग है ना, उसको ये जो भी प्रॉपर्टीज देंगे वो लग जाएंगे। तो हमने क्या किया, डिव प्लस उसके बाद जो भी आप उसका नाम लिखेंगे और तो वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब हमने क्या किया था कि पहला पी सिलेक्ट हो रहा था, अब हम चाह रहे हैं कि जितने भी उसके बाद पी है ना, लेकिन वो सिबलिंग्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि उस डिव का और उन सारे पीस का, यानी अगर हमने सारे पी को, यानी इन तीनों पी को और टारगेट करना है, तो उनका पेरेंट एक ही हो। यानी मैं आपको बताता हूँ, चाहिए देखें, मैंने जूम आउट किया ताकि मैं समझा सकूँ। अब ये जो डिव है ना, इसके ये चाइल्ड हैं, ये तीनों, ठीक है। पी, 2 पी और एक H1, ये इसके चाइल्ड है। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ये जो डिव है ना, ये एक है, फिर ये पी है, फिर ये पी है, ये फिर ये पी है। अब ये सारे किसके चाइल्ड हैं, ये सारे बॉडी के चाइल्ड हैं, सही है। तो जो अब हम सिलेक्टर यूज़ करने लगे हैं ना, वो कहता है, वो कैसे लिखना है हमने, डिव, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये निशान है। ये निशान कहाँ से आएगा, मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। शिफ्ट दबा के अगर इसको दबाएंगे हम, अच्छा इसको दबाना है और इसको यानी कि लगाना है आपने, और फिर आपने पी लिख दिया। अब हम उसको पता क्या कह रहे हैं, उसको हम ये कह रहे हैं कि जितने भी उस डिव के बाद पी है ना, लेकिन वो उसके सारे सिबलिंग्स होने चाहिए। अगर कोई ऐसा पी हो कि वो उसका सिबलिंग ना हो तो उस पर ये नहीं लगेंगे आपके स्टाइल्स, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज हम कर देते हैं 32 px। मैं आपको बताता हूँ फ़र्क, आपको जब समझ आएगा ना। देखें, इसने इसका भी 32 px कर दिया, इन सब का 32 px कर दिया, ठीक है, 32 px कर दिया। अब मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास एक और पी होता, लेकिन वो किसी और चीज़ का चाइल्ड होता, यानी ये एक डिव है, एक और पैराग्राफ उसमें बना दिया, ठीक है। अब उसको तो हमने कहा है ना कि डिव के जितने भी साथ वाले सिबलिंग्स हैं ना, जितने भी हैं, मतलब यहाँ हम उसको कहते हैं जो पहला सिबलिंग है उस पर ये कर दो। अब उसको हम कह रहे हैं डिव के बाद जितने भी उसके सिबलिंग्स पी है ना, उसमें ये 32 px कर दो, ठीक है। उसने 32 px कर दिया, लेकिन उस डिव का कोई अगर सिबलिंग नहीं है,
यानी ये जो पी है ना, ये डिव का सिबलिंग नहीं है, डिव का ये वाला डिव सिबलिंग है और उस सिबलिंग का ये आगे चाइल्ड है। जैसे इस डिव के ये 3 चाइल्ड थे, तो इन पे भी वो फ़ॉन्ट साइज़ नहीं लग रहा, अगर आप देखें उन पे भी नहीं लग रहा है, देखें उनका फ़ॉन्ट साइज़ वो ही है, तो वो इसका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ाएगा। ये देखें ज़रा, उसने उसका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ाया, ठीक है? उसमें कोई यानी कि स्टाइल नहीं लगे 32px वाले, ना ये येलो वाले, ठीक है? तो इसमें हमने ये पढ़ा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर हमने किसी डिव का फर्स्ट चाइल्ड देखना है तो हम इससे काम करेंगे, ठीक है? और चाइल्ड ये चाइल्ड के लिए है हमारे पास दोनों, ठीक है? और अगर हमने किसी भी डिव का या किसी h1 का या किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं डिव, ये सिर्फ समझाने के लिए, किसी भी एलिमेंट का पहला सिबलिंग यानी बिल्कुल साथ वाला उसका टैग जो हो, यानी उन उसका यानी जिसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी इस डिव की बात कर रहा हूँ, और जो जिसको भी नेक्स्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी 2 टैग्स जो भी हम स्पेसिफाई करें, उन दोनों के पेरेंट सेम होने चाहिए। अगर उनके पेरेंट्स सेम है तो उसमें से जो फर्स्ट सिबलिंग होगा उसका कलर अगर आपने चेंज करना है या कोई भी स्टाइल लगाने हैं तो आप उसको करेंगे प्लस के साथ। अगर आपने सारे सिबलिंग्स को टारगेट करना है तो आप इसको ये वाला निशान यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे कॉम्बिनेटर्स हैं, ठीक है? ये जनरल सिबलिंग के लिए है, ये एडजेसेंट के लिए है, ये चाइल्ड सेलेक्टर के लिए है, ये डिसेंडेंट सेलेक्टर के लिए। ये 4 हमने कॉम्बिनेटर्स अभी हमने पढ़े हैं। इससे हम ना, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका यूज़ केस क्या है, लेकिन इसका आपको आगे जाके यूज़ केस भी समझ आएगा। काफ़ी दफ़ा हमारे पास जो डाटा है वो डाटा बेस से आ रहा होता है हमारे पास, अभी तो हमें कोड में नज़र आ रहा है ना कि पैराग्राफ 4 पैराग्राफ है, ये हर दफ़ा नहीं होगा, जब आप आगे से आगे जाएंगे तो चीज़ें ऐसे होंगी कि वो चीज़ें डाटा बेस से आ रही हैं। अब चीज़ें डाटा बेस से कितनी आ रही हैं हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें ये पता होता है कि जो पहली चीज़ आ रही है ना, हमने उसको कुछ ऐसा स्टाइल करना है, या हम कहते हैं कि इसके जितने भी सिबलिंग्स हैं उसको हमने इस तरह स्टाइल करना है, तो ये चीज़ें सारी यूज़ होती हैं। अभी सिंपल सा यूज़ केस है हमारा, उसमें तो हम क्लास से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास चीज़ें डेटाबेस से आ रही होती हैं, हमें नहीं पता कि कितनी आ रही हैं और उसमें पहला एलिमेंट में क्या होगा, ये वो सारा कुछ हमें इतनी डिटेल नहीं पता होती, तो हम उसको इस तरह स्टाइल करते हैं। जब यानी कि स्टैटिक नहीं होती चीज़ें, डायनामिक हो, अभी तो चीज़ें हम खुद हार्ड कोड कर रहे हैं ना, लेकिन ये चीज़ें डायनामिक होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। अभी जैसे हम कॉम्बिनेटर्स पढ़ रहे थे, यानी ये चीज़ें हम हाउ नाउ ले रहे हैं कि क्या होती हैं, ताकि हम वो यूज़ करनी पड़े तो हमें नया कॉन्सेप्ट ना कोई मिले, ये हमें पता हो कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो इस लेक्चर में हमने बस कॉम्बिनेटर्स ही पढ़ने थे। इसको आप एक्सप्लेन और यानी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास W3 स्कूल पे पड़ा हुआ है। इसमें से कुछ आपको समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।